नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल उपाध्याय आपका अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। आज की हमारी क्लास जो है, आज हम अपने चैनल पे बायोलॉजी स्टार्ट करने वाले हैं। बायोलॉजी मतलब साइंस का पोर्शन है ये, जो ये हर एक एग्ज़ाम के लिए, मतलब ऐसा नहीं है हमारा जो है यूपी स्पेशल कंप्लीट हुआ, अब यूपी स्पेशल के बाद में हम ये वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। साइंस का पोर्शन है बायोलॉजी, और इससे जो है सबसे ज़्यादा हर एक एग्ज़ाम में, चाहे आपका ग्रुप डी हो, एसएससी जीडी हो, आपका एमटीएस का एग्ज़ाम हो या यूपीएसआई का एग्ज़ाम हो, उसमें जो है इससे क्वेश्चन बनते ही हैं। मतलब हर एक एग्ज़ाम के लिए जो वनडे एग्ज़ाम है उसके लिए वरदान साबित होगा ये ऐसी चीज़ है कि मतलब बिल्कुल सफिशेंट एकदम, वो चीज़ आपको मैं पढ़ाऊँगा इसमें। और इससे रिलेटेड जैसे हमने ये टॉपिक करा है, ये टॉपिक कोई भी टॉपिक इससे कराया, उसके कराने के बाद में आप ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन लगा के देखना, ठीक है। क्वेश्चन जब लगाओगे तो अपने अंदर मतलब अलग ही कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ भाई ये टॉपिक हमने पढ़ रखा है और ये क्वेश्चन जो है हमारे ठीक से सही हो पा रहे हैं। अब यहाँ पर जो ये पोर्शन है, देखो मैं आपको क्लास का शेड्यूल बता देता हूँ। जो हमारा मंडे से मतलब कितने दिन चलाएंगे इसको, थर्सडे तक चलेगी बायोलॉजी, ठीक है। और फिर थर्सडे से फ्राइडे तक चलेगी हमारी हिंदी की क्लास मिलेगी आपको। एक क्लास मतलब 2 क्लास, 2 दिन हिंदी, और इसके बाद में सैटरडे को हमारी मूल विधि, ठीक है। ये क्लास का शेड्यूल है। और डेली आपको क्या कर दिया, चलो कोई बात नहीं, इतने तो समझदार हो आप, ठीक है, ठीक है। हाँ, लगभग जो है हमारी 3 दिन ना, 3 दिन चलेगी बायोलॉजी। 3 दिन आपको बायोलॉजी की क्लास मिला करेगी। इसके बाद में आपको थर्सडे से फ्राइडे हिंदी की क्लास मिलेगी। इसके बाद में सैटरडे में मतलब एक दिन मूल विधि की क्लास चलेगी। ये हमारा शेड्यूल रहेगा। इससे आप अपने हाथ से नोट्स बनाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा इसका बेनिफिट होगा, ठीक है। और अगर आप वैसे ही वीडियो को देखते हैं तो उससे ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि हाथ से नोट्स बनाएंगे, एक बार उसे मतलब रिवाइज करेंगे, इसके बाद में फिर आप ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है। तो इससे तब पता चलेगा आपको कि हाँ हमने कितना सीखा है और कितने क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं। ये देखो साइंस का पोर्शन है, ऐसा नहीं है कि भाई किसी पे पहले कॉमर्स थी या किसी पे आर्ट साइड थी तो उसके साइंस समझ में नहीं आएगी। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो हमारी साइंस है, ये साइंस 3 पोर्शन में बटी हुई है, 3 है ना। जो भी कोई वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसमें जो है एक तो आपका आती है बायोलॉजी, इससे ज़्यादा मतलब क्वेश्चन क्वांटिटी में पूछे जाते हैं। दूसरी बात आपका आता है फिजिक्स, और फिर है आपकी केमिस्ट्री, ठीक है। अब यहाँ पर जो है बायोलॉजी, ये जीव विज्ञान, ये आपका है भौतिक विज्ञान, और ये है आपका रासायनिक विज्ञान। ये 3 है पार्ट इसमें, और ये तीनों सब्जेक्ट अपने अपने अलग अलग है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है हमें ये वाला पोर्शन पढ़ना है बायोलॉजी का, जिससे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। अब इसको स्टार्ट करेंगे आज से, अब ठीक है भाई, जो आपके हर एक एग्जाम के लिए अच्छा है। चलो अब आप हेडिंग डाल लेंगे और इसकी जो है कॉपी आप बिल्कुल अलग से सेपरेट बना लेंगे, ठीक है। चलो ठीक है जी। अब इसमें जो है देखो बायोलॉजी क्या है, सबसे पहले हम इसे ही जानेंगे कि बायोलॉजी है क्या। लिखना नहीं है, कुछ भी समझना है, पहले समझेंगे। जब हमारा बिल्कुल बेस अच्छा होगा तभी हम चीज़ों को सीख पाएंगे, ठीक है। बिल्कुल कॉपी पेन छोड़ के और यहाँ पर समझना है आपको। बायोलॉजी किसे कहते हैं, देखो ये बायोलॉजी 2 शब्दों से मिलके बना है, बायो प्लस लॉजी। और आपको पता है लॉजी किस में लगाते हैं हम, लॉजी उसमें लगाते हैं अध्ययन में। जैसे आपको पेडोलॉजी, हिस्टोलॉजी ये पढ़ते हैं ना हम, तो लॉजी क्यों लगा रहे हैं, मतलब उन चीजों का अध्ययन कर रहे हैं,
ये है अध्ययन, इसका मतलब क्या होता है अध्ययन। और ये जो है बायो, बायो का मतलब है सजीव, सजीव। भाई एक तो लिविंग थिंग्स होती हैं और एक नॉन लिविंग होती हैं। मतलब सजीव कौन सी चीजें हैं? जिनमें कोई सांस चलता हो, जिसकी ग्रोथ होती हो, जिसका पोषण होता हो, जो श्वसन करता हो, वो क्या है? वो सजीव है। तो यहां पर हम जिसमें हम सजीव चीजों का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं, उसे कहा गया बायोलॉजी। क्या कहा गया उसे? बायोलॉजी। देखो जीव विज्ञान, यानी कि हम इसमें किसका अध्ययन करेंगे? जीवों का अध्ययन करेंगे, ठीक है, जिसकी कोई ग्रोथ हो रही है। अब देखो ग्रोथ तो दो तरीके से होती है। ग्रोथ मानव है, ठीक है, मानव की क्या होती है? ग्रोथ होती है, श्वसन करता है मानव, ठीक है। तो ये क्या है? सजीव। निर्जीव क्या चीज होंगी? जैसे कुर्सी, पंखा, ठीक है, ये जिसमें कोई सांस ना चल रहा हो वो निर्जीव है। अब देखो ये वाला जो शब्द है, जो बायोलॉजी शब्द है, ये जो शब्द है ये एक ग्रीक भाषा का शब्द है। किस भाषा का? ग्रीक भाषा का शब्द है ये। और ये ग्रीक भाषा जो होती है इसे ही हम कौन सी भाषा कहते हैं? इसे हम यूनानी भाषा भी कहते हैं, ध्यान रखना। क्या बोलते हैं? यूनानी भाषा। कभी कभी ऑप्शन में ग्रीक ना देके यूनानी भाषा आपको दे सकता है। और ये जो शब्द है बायोलॉजी, ये तो भाषा किस भाषा का है? ग्रीक भाषा का है, यूनानी भाषा का है। अब अगर मैं बात करूं, ये जो बायोलॉजी शब्द है ये दिया किसने है? पहला क्वेश्चन यही आता है, लेमार्क ने, ठीक है। लेमार्क और इनके साथ में एक वैज्ञानिक और थे, ट्रेवलियस, इन्होंने दिया है, ठीक है, शब्द दिया। तो इसकी कुछ हम पहले अभी बिल्कुल बेसिक बातें देख रहे हैं कि किसने शब्द दिया है। तो लेमार्क और ट्रेवलियस ने ये शब्द दिया है। इसमें हम किसका अध्ययन करेंगे? सजीव चीजों का हम अध्ययन करेंगे। किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। बताओ, इतनी बात समझ में आई? इसको नोट करो जल्दी से। कर लिया नोट? देखो भाई, बायोलॉजी जो है इसको हम दो भागों में डिवाइड करेंगे। कितनी ब्रांच है इसकी? दो ब्रांच है। पहली जो है, पहली में हम पढ़ेंगे जूलॉजी, ठीक है, दूसरे में बॉटनी। इसको हमने दो भागों में डिवाइड कर दिया। जीव विज्ञान को या बायोलॉजी को दो भागों में बांट के पढ़ेंगे। एक का नाम है जूलॉजी, इसको बोलते हैं हिंदी में क्या? जंतु विज्ञान। क्या कहते हैं भाई? जंतु विज्ञान। और इसे जो है क्या बोलते हैं हम? वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान। ये हैं दो चीजें। अब देखो ध्यान से समझेंगे भाई, मैंने आपको बताया कि बायोलॉजी में हम सजीव यानी कि जीवों का अध्ययन करेंगे। अब यहां पर जो है जितना भी मानव और जीव जंतु है, जीव जंतु, ये सब किस में आते हैं? ये सब जंतु विज्ञान में आएंगे। इन्हें हम जंतु विज्ञान में पढ़ेंगे, ठीक है, इन्हें हम किस में पढ़ेंगे? जंतु विज्ञान में। और जो बॉटनी है इसमें हम क्या पढ़ते हैं? पेड़ पौधों के बारे में। पेड़ पौधों के बारे में यानी कि किसके बारे में? प्लांट के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। अब तुम एक बात बताओ, तुम सोचोगे जी मानव, चलो ठीक है, सांस चलता है, क्या पेड़ पौधों में चलता है? भाई बिल्कुल चलता है, बिल्कुल चलता है पेड़ पौधों में। भाई पौधा जो है श्वसन करता है, ठीक है, दूसरी बात उसकी ग्रोथ भी होती है। तो ये क्या हुआ? सजीव हुआ, नहीं हुआ? तो ये सजीव ही है। और इसमें सजीव में हम बॉटनी में हम क्या करते हैं? पेड़ पौधों के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा जो ये पोर्शन है जंतु विज्ञान वाला, अब यहां पे देखो, यहां जो है आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जंतु विज्ञान के पिता, जंतु विज्ञान के जनक, विज्ञान के जनक किसे माना जाता है? तो किसको माना जाता है भाई? अरस्तु को माना जाता है, ठीक है। क्यों माना जाता है? इन्होंने कुछ तो करा होगा तभी तो माना जाता है। इन्हें इसलिए माना जाता है क्योंकि इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था द हिस्टोरिया ऑफ
एनीमिलिया। ठीक है, इसमें इस पुस्तक में इन्होंने 500 से अधिक जीव जंतुओं के बारे में बताया, जीव जंतुओं के बारे में बताया। इसलिए इन्हें जो है बायोलॉजी का क्या कहते हैं, पिता कहते हैं, जनक कहते हैं। अच्छा, जूलॉजी का अब सुनो ध्यान से। कभी कभी देखो यहां पर जो है वनस्पति विज्ञान के जो जनक हैं वे कौन हैं, वे हैं थियोपरेटस। क्या नाम है उनका, थियोपरेटस, ये नाम है। अब इन्होंने भी कुछ करा है, इन्होंने भी एक पुस्तक लिखी है भाई, द हिस्टोरिया ऑफ प्लांटरम। इन्होंने ये पुस्तक लिखी। अब इसमें भी इन्होंने जो है 500 पेड़ पौधों के बारे में बताया, पेड़ पौधों के बारे में। अब देखो ये क्या है कि पेड़ पौधों के बारे में बता रहे हैं, यहां इन्होंने जो है 500 से अधिक जीव जंतुओं के बारे में बताया। देखो भाई, जैसे मानव का वैज्ञानिक नाम है, सुनते हो आप, जैसे होमोसेपियंस है, मेंढक का है, राना टिग्रीना है, तो ऐसे ऐसे नाम दिए इन्होंने, रिसर्च करा मानव पे, ठीक है, और जो जीव जंतु हैं उन पर, तो इन्होंने जो है अपनी पुस्तक में बताया। इसलिए इसको क्या बोल दिया, इसका जनक कह दिया अरस्तु को, कि भाई ये जो है जंतु विज्ञान का जनक है, क्योंकि इन्होंने जो है जंतुओं के बारे में बताया है, मानव के बारे में और जंतु के बारे में बताया है। दूसरी बात, यहाँ जो वनस्पति विज्ञान है, ये यहाँ पर इन्होंने एक पुस्तक लिखी, द हिस्टोरिया ऑफ प्लांटरम। इन्होंने यहाँ पर 500 पेड़ पौधों के बारे में बताया। ठीक है, यहाँ पर पेड़ पौधे जैसे उसका वैज्ञानिक नाम दे दिया, ठीक है, तो ऐसे ऐसे नाम इन्होंने दिए हैं इसमें। अब देखो, अगर ओवरऑल आपसे पूछे, सुनो ध्यान से, अगर ओवरऑल आपसे कहे कि पूरे बायोलॉजी का जनक बताओ, तो बताओ कौन सा होगा, अरस्तु। क्यों होगा, देखो यहां पर जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान, ये ब्रांच तो दोनों बायोलॉजी की हैं, तो हम इसे भी तो कह सकते थे, थियोपरेटस को, पर इसे क्यों नहीं कहा, क्योंकि जब इसकी और इसकी तुलना की गई ना, तो सबसे डिफिकल्ट काम किसका मिला, अरस्तु को। ठीक है, इसलिए पूरा बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी किसको कहा जाता है, अरस्तु को। तो ध्यान रखना भाई, यहाँ पे 3 तरह के क्वेश्चन बनेंगे। आपसे पूछा जाएगा जंतु विज्ञान के जनक बताओ कौन है, तो कौन है, अरस्तु। आपसे पूछा गया वनस्पति विज्ञान के जनक बताओ, थियोपरेटस। बायोलॉजी, पूरे जीव विज्ञान के जनक, अरस्तु। ठीक है, बायोलॉजी किस भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का। बायोलॉजी शब्द दिया किसने है, लेमार्क और ट्रेवलियस, दोनों नाम आपको ध्यान रखने हैं। देखो डिफिकल्ट नाम कुछ नहीं होता, बायोलॉजी में जो इंग्लिश में होता है वही हिंदी में होता है। कभी तुम यहाँ पे कहो जी ये तो तुमने इंग्लिश में लिख रखा है, किसी का हिंदी में मीनिंग होगा वो मैं बताऊंगा, ठीक है, नहीं तो ऑप्शन में आपको जो है वही हिंदी में लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, वही क्या मिलेगा, हिंदी में लिखा हुआ। इसलिए ध्यान रखें, डिफिकल्ट कुछ नहीं है। नाम थोड़े लंबे हो सकते हैं, लेकिन 1-2 बार रिवीजन में वो आराम से आपके याद हो जाएंगे। कर लिया नोट भाई। देखो जो मेन ब्रांच है ना बायोलॉजी की, वो तो यही है। ऐसे तो और भी ब्रांच मानी गई है, लगभग 60 ब्रांच है जो बायोलॉजी की है, जीव विज्ञान की। लेकिन 60 ब्रांच में वे कौन कौन सी हैं, जैसे हम पेडोलॉजी, हिस्टोलॉजी, मतलब ऊतकों का अध्ययन, ठीक है, ये हम पढ़ते हैं। तो ये क्या है, ये है तो इसी की ब्रांच, लेकिन जो मेन ब्रांच है, जो बिल्कुल सब्जेक्ट है, वो ये है। समझ गए? तो मेन ब्रांच आपसे पूछे तो 2 है, मतलब बायोलॉजी को हम कितने भागों में बांट के पढ़ते हैं, 2 भागों में। बाकी तो वे भी अध्ययन ही है, वे भी ब्रांच कहलाते हैं, लेकिन वे ऐसे नहीं गिने जाते भाई, सब्जेक्ट वाइज हम पढ़ रहे हैं उन्हें। ठीक है जी, कर लिया नोट आपने, बताओ जल्दी। चलो अब हम जानेंगे बायोलॉजी की कुछ बेसिक बातें। बायोलॉजी की बेसिक बातें, भाई यहां तक दिखाई दे रहा है? देखो ठीक है, अब बायोलॉजी की कुछ बेसिक बातें पढ़ेंगे। पेन पेंसिल ये सब छोड़नी है और आपको ध्यान से समझना है। बेसिक बात में क्या चीज होंगी, बेसिक बात यह है कि जो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ जो हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, किसको बोलते हैं, सेल को कहते हैं। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ किसको बोलते हैं भाई, सेल को।
जीवन की मूलभूत इकाई, इसे हिंदी में कहते हैं, ठीक है, जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका। ये पढ़ते हैं भाई, ये जीवन की मूलभूत इकाई है, मतलब स्टार्टिंग से हमें सिखाया जाता है कि जीवन की मूलभूत इकाई, और ये कितनी बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है। लेकिन ये क्या चीज है, देखो जीवन की मूलभूत इकाई यानी कि जो हमारा जीवन है ना, जो हमारा शरीर है, वो किससे बना है, कोशिका से बना है। ये इस बात को कहना चाह रहा है, मूलभूत इकाई यानी कि जो शरीर है, हमारी बॉडी है, वो कोशिका से मिलके बनती है। यहां पर देखो एक बात मैं आपको बताता हूं, जो हम सांस लेते हैं, ठीक है, जैसे यहां पर ये कोशिका है, पूरा शरीर को बनने का वो बता रहा हूं प्रोसीजर क्या होगा। देखो ये जो सेल हैं, इन सेल का ब्रेकडाउन होता है किसमें बताओ, टिश्यू में। कोशिका कहते हैं इसको, ध्यान से सुनना, इसको क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं, ठीक है। फिर इसका ब्रेकडाउन होता है किसमें, ऑर्गन में, केवल ऑर्गन में। ऑर्गन मतलब होता है अंग, ठीक है, ऑर्गन मतलब क्या होता है भाई, अंग। भाई तुम्हारी क्या बात हो रही है, बहुत देर से हो रही है, तुम खड़े होकर इधर बैठो, चलो। ऑर्गन, और ऑर्गन के बाद में फिर क्या है, ऑर्गन सिस्टम, इसको बोलते हैं अंग तंत्र, अंग तंत्र, ठीक है। ये है पूरा प्रोसीजर। ये इसके बाद में फिर बॉडी का निर्माण होता है, ह्यूमन बॉडी का क्या होता है भाई, निर्माण होता है। इतनी बात आपको समझ में आ रही है। देखो सेल केवल सेल ही नहीं बनाती, सेल तो इकट्ठा होती है, सेल क्या होती है, इकट्ठा होती है। ये जो है सेल जो है, सेल का ब्रेकडाउन होता है, टूटती है ये किसमें, ऊतक में, और ऊतक से क्या होता है, अंग बनता है। जैसे हमारी उंगली होगी, हाथ हो गया, पैर हो गया, क्या है, ये अंग है। अंग के बाद में पूरा अंग सिस्टम बनता है, जैसे पूरा हाथ, पूरा पैर, है ना। इसके बाद में कहीं जाकर शरीर का निर्माण होता है, केवल कोशिकाई से नहीं। कोशिका तो जीवन की मूलभूत इकाई है, मतलब शरीर की स्टार्टिंग, बनने की स्टार्टिंग इसी से ये, ठीक है। ये बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, ठीक है। तो ये प्रोसीजर आपको समझ में आया, इसे नोट कर लो जरा। और ये बिल्कुल इसी तरह से 2-3 बार आपको रिवाइज करना है। सेल का ब्रेकडाउन टिश्यू में, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, फिर ह्यूमन बॉडी का निर्माण होता है। कर लिया नोट भाई। ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, और फिर इसके बाद में ह्यूमन बॉडी, ठीक है, कर लिया नोट। अब देखो भाई, हम जो है, हम खाने में क्या चीज लेते हैं, 3 चीज लेते हैं, ध्यान रखना। 3 मॉलिक्यूल्स खाते हैं हम खाने में। खाने में कितनी चीजें लेते हैं, 3 चीजें। एक तो हम लेते हैं कार्बोहाइड्रेट, क्या लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट। हम कुछ भी चीज खा रहे हो, उनसे हमें क्या चीज मिल जाएगी, 3 चीजें मिल जाएंगी, 3 चीजें मिलेंगी। अगर हम कुछ भी चीज खा रहे, सही, उससे हमें 3 चीजें मिलती है, उसमें 3 चीजें जरूर होती हैं। एक तो ये कार्बोहाइड्रेट है, इसे हम कह सकते हैं शुगर है, ठीक है। मीठी चीजों को क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं, ऐसे समझो अपनी भाषा में, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट्स है क्या, रटनी नहीं है चीजें, बस आपको समझना है। दूसरी बात, हम क्या लेते हैं, दूसरा हम लेते हैं प्रोटीन, प्रोटीन लेते हैं दूसरा। प्रोटीन आपको पता है कि हमारे शरीर के लिए प्रोटीन क्या करती है, ग्रोथ करती है हमारे शरीर की,
क्या करती है भाई? ग्रोथ मतलब ग्रोथ करती है, मतलब शरीर की वृद्धि करती है, बढ़ाती है शरीर को, प्रोटीन। तीसरा हम क्या लेते हैं? हम लेते हैं वसा, जिसे हम क्या बोलते हैं? लिपिड्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? लिपिड्स, या इसे हम फैट भी कहते हैं। जो आप चिल्ली पटेटो चाउमीन बर्गर ये खाते हो ना, उससे हमें क्या मिलता है? फैट मिलता है, लिपिड से। ये एक तरीके की क्या है? चिकनाई है। क्या है? चिकनाई है। तो ये चीज हम लेते हैं। हम खाने में कुछ भी चीजें लेंगे, थोड़ी थोड़ी चीजें, उससे ये तीनों मॉलिक्यूल्स हमें मिलते हैं, तीनों चीजें हमें प्राप्त होती है। और इसके बाद में ये जो शरीर में जब जाती है, जब ये तीनों चीजें शरीर में जाती हैं, नोट बाद में कर लेना, सुन लो पहले, तो ये कन्वर्ट होती है किसमें? कन्वर्ट किसमें होंगी? कन्वर्ट होगी भाई ये ग्लूकोज में। किसमें होगी? ग्लूकोज में। और ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। ठीक है, ये इसमें कन्वर्ट हो जाती है। किसमें कन्वर्ट हो जाती है? ग्लूकोज में। अब देखो यहां समझो ध्यान से, C6H12O6 इसमें ये कन्वर्ट हुई, और हमने क्या लिया? हम लेते हैं सांस, और सांस के माध्यम से हम जो है मेन दो गैस लेते हैं, एक तो CO2 और ये O2। तो इसका जो है ऑक्सीकरण करते हैं हम। इसका भी ब्रेकडाउन होता है किसमें? जब हम सांस के द्वारा ये वाली चीजें लेती हैं, CO2 प्लस O2। ठीक है, इसके बाद में ये ऑक्सीजन जो है, मतलब भाई ऑक्सीकरण होके ग्लूकोज का कन्वर्ट किसमें हो गया? इसमें हो गया। इसमें तो कन्वर्ट हुआ, क्योंकि ग्लूकोज को तोड़ा किसने? इसने तोड़ा है। अब इससे तो हमें डायरेक्ट एनर्जी नहीं मिली, ग्लूकोज से डायरेक्ट एनर्जी थोड़ी ना मिली है। तो यहां से जो है इसका क्या हो गया? ऑक्सीकरण हो गया। ऑक्सीकरण, ये कन्वर्ट होगी CO2 प्लस O2 में। इसके बाद में ये ऑक्सीजन जो है ये किससे मिली? H2O से। H2O से फिर बनी एनर्जी, क्योंकि आपको पता है एक ऐड आता है टीवी पे कि पानी से हमारा जो है कितने % शरीर में पानी होता है? लगभग कितने % होता है भाई? आधा से ज्यादा शरीर तो हमारा पानी से ही बना है। 70% पानी, मानव शरीर 70% पानी से ही बना है। इसके बाद में हमें जो लास्ट में एनर्जी मिलती है वो मिलती है ATP की फॉर्म में। ध्यान से सुनो, हमें जो लास्ट में एनर्जी मिलती है, जो भी हम कुछ खा रहे हैं उससे जो हमें एनर्जी मिल रही है, कार्य करने की क्षमता बढ़ रही है हमारी। भाई तुम एक बात बताओ, खाना खाओगे तभी तो एनर्जी आएगी। तुम्हें कोई खाना ना दे और तुमसे 10 काम बोलने लगे कि इसे कर दो भाई, इसे कर दो, पेट के मारे, भूख के मारे, मतलब आप पेट पकड़ रहे हो। ठीक है, तुम क्या हो गया यार, पेट में तो वैसे चूहे कूद रहे हैं और ये काम को बोले जा रहा है। ठीक है, तो काम करने का मन करेगा भाई, बिना एनर्जी के आपका शरीर काम करने के लिए मन नहीं करेगा। तो यही बात है कि जो हमें एनर्जी मिल रही है खाने से, वो किसकी फॉर्म में मिल रही है? ATP की फॉर्म में। और इसकी फुल फॉर्म होती है एड्रोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। भाई साहब एक आध स्पेलिंग गड़बड़ हो सकती है, तो भावनाओं को समझना मेरी। ठीक है, तो ये जो है एड्रोसिन ट्राइफॉस्फेट, सबसे अंतिम रूप यही है एनर्जी का। क्या है? सबसे अंतिम रूप यही है, एड्रोसिन ट्राइफॉस्फेट। आपसे पूछा जाएगा कि भाई एनर्जी हमें किससे मिलती है, तो किससे मिलती है? ATP से। ATP की फॉर्म में मिलती है। और एक ATP इज इक्वल टू, ये कितनी कैलोरी देता है? 7.6 कैलोरी। 7.6 कैलोरी हमें इससे मिलती है। कितनी मिलती है? 7.6 कैलोरी। और ये जो ATP है, ये जो ATP है, ये कहां पर इकट्ठा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में। और ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं, तुमने ये चीजें रट रखी होंगी, किसी भी बुक से पढ़ा है, कहीं से भी पढ़ा है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका का पावर हाउस, ये कोशिका का पावर हाउस है। मतलब जितनी भी कोशिकाएं हैं वो कहां पर इकट्ठा होती हैं? यहां पर। अब देखो, अब ये चीज देखो कि भाई कोशिका बनेगी कैसे। आपने कुछ खाया, भाई ग्रोथ आदमी की कब होगी? जब वो कुछ खाएगा। बच्चा छोटे से बड़ा होता है कब? जब उसे जो है खाने की चीजें मिलेंगी। अब यहां पर देखो, जब वो खा रहा है और ये चीज, हाँ, और एक बात ध्यान से सुनना, यहां पे जो ये CO2 है ना, इसको हम नाक के द्वारा आउट कर देते हैं, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है। आपने ये देखा होगा, जब हम श्वसन करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं? छोड़ते हैं। ठीक है, ये बात आप अच्छे से जानते हैं, बच्चे को सिखाई जाती है। तो ये इतने आप समझदार हैं कि हमने CO2 को क्या कर दिया? आउट कर दिया। CO2 को आउट कर दिया, ऑक्सीजन रख लिया, ऑक्सीजन पानी के साथ में मिलके इसने ATP के फॉर्म में एनर्जी बनाई। ठीक है, जब ये एनर्जी बनी तो इससे हमें 7.6 कैलोरी मिली एक ATP से। ये जो ATP है, जो एनर्जी है, वो इकट्ठा होगी कहां पर? माइटोकॉन्ड्रिया।
इसे कोशिका का पावर हाउस भी कह रहे हैं। एटीपी यहां पर इकट्ठा भी हुई है। एटीपी कहां इकट्ठा हुई है? माइटोकॉन्ड्रिया में। अब एक बात देखो, एक बात यहां समझेंगे आप, यहां ये जो एटीपी है इसने एनर्जी दी, इससे क्या बनी? सेल बनी। क्योंकि ये भी एक जगह इकट्ठा है, यह भी। इन दोनों में, ये दोनों कहां स्टोर हो रही हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में। कहां पर इकट्ठा हो रही है भाई? माइटोकॉन्ड्रिया में। अब तुम एक बात बताओ, जब ये एनर्जी देगी तभी तो सेल बनेगी। ये सेल बनेगी तभी तो ये ब्रेकडाउन इसका टिश्यू में होगा। अगर टिश्यू बनेंगे तो फिर ऑर्गन, ऑर्गन के बाद में ऑर्गन सिस्टम, और इसके बाद में फिर ह्यूमन बॉडी बनेगी। ठीक है। अब तुम एक बात बताओ, अगर एनर्जी नहीं मिली तो सेल नहीं बनेगी, सेल नहीं बनी तो टिश्यू का क्या ब्रेकडाउन करेगा? ऑर्गन नहीं बनेगा, ऑर्गन नहीं। और ये शरीर बिल्कुल मृत्यु तो है। बताओ, ये पूरा प्रोसीजर है। समझ भाई, ऐसे बनता है शरीर। ये तो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। इसके बाद का प्रोसीजर ये है शरीर को बनने का, ह्यूमन बॉडी को बनने का। ठीक है, अब नोट कर लो आप। अब आपसे मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा इसी से रिलेटेड, देखते हैं किसने बहुत ध्यान से पढ़ा है। कर लिया मैं नोट? स्पीड से करो। ठीक है। क्या हुआ? नोट नहीं करा आपने? जब से क्या कर रहे हो, ऊपर से ही तो नोट करना चाहिए पहले। दिखाई नहीं दे रहा? यहाँ कुछ नहीं है वैसे। यहाँ पे लो, यहाँ लिख देता हूँ। C6H है, O6 है। इसका ब्रेकडाउन C2 + O2 H2O और फिर ATP। ठीक है, यहाँ से नोट कर लो। ठीक है भाई, चलो अब आगे चलते हैं। इसे नोट कर लेना अगर नहीं करा तो। अब इसके बाद में हम बात करते हैं। आप एक क्वेश्चन बताओ, जो हमारा एक क्वेश्चन है, मानव शरीर का ऊर्जा उत्पादक अणु कौन सा है? ऊर्जा उत्पादक अणु पूछा गया क्वेश्चन है ये। ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना है मैं पूछ क्या रहा हूं। अब ये डिपेंड करेगा कि आपने कितना समझा है। आपसे पूछा गया है ऊर्जा का, ऊर्जा मतलब एनर्जी। लो इतनी बात बता रहा हूं, एनर्जी का उत्पादक अणु, शाबाश, ग्लूकोज। यहां पर आपको ऑप्शन में एटीपी भी मिलेगा। ध्यान से सुनना, उत्पादक मतलब जहां से हम इसे जनरेट कर रहे हैं। कहां से एनर्जी हमें कहां से मिल रही है? सबसे स्टार्टिंग पॉइंट क्या था? ग्लूकोज। तो ग्लूकोज इसका आंसर हो जाएगा, उत्पादक अणु। आपसे पूछ लिया कि सबसे अंतिम में एनर्जी, ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? किससे प्राप्त होती है? तो किससे होती है भाई बताओ? एटीपी से। और एक एटीपी
ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, कितने कैलोरी के बराबर। भाई एनर्जी को हम किससे मापते हैं, बताओ किस में मापते हैं, कैलोरी में ही तो मापते हैं। 1 किलो एनर्जी, 1 किलो 2 एनर्जी ऐसे तो कहते नहीं है, किससे नापेंगे, कैलोरी से। ठीक है, चलो यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। अब हम शरीर के मेन जो हमारे भाग हैं, जो मेन अंग हैं, उनके बारे में बात करते हैं। कभी कभी इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। देखो, जो शरीर के मुख्य अंग हैं, हमारे शरीर के क्या हैं, मुख्य अंग। देखो, मानव शरीर के बारे में हम पढ़ रहे हैं और इससे रिलेटेड चीजें आपको जाननी चाहिए बहुत ज्यादा। ठीक है, ये अपने दिमाग पे प्रेशर ही मत रखो कि भाई हम ये जो है अपने एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं। ये समझो कि हम अपने शरीर के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो तब ज्यादा बेटर समझ में आएगा। शरीर के मुख्य अंग, अब तुम सोच के बताओ, पढ़ाई के हिसाब से मत बताना। शरीर के मुख्य अंग क्या हैं? बिल्कुल, एक तो है आपका हार्ट, दूसरा है आपका लीवर, एक है आपका शाबाश किडनी, और एक है आपका लंग्स। ये 4 मुख्य हैं जो हमारे शरीर के अंग है। अगर एक भी इनमें से खराब हो जाए ना तो आदमी की मौत तक हो सकती है। ठीक है, आपको पता है भाई। अब ये देखो, ये जो हार्ट है इसको बोलते हैं हिंदी में हृदय, लीवर को क्या बोलते हैं, यकृत। ठीक है, अब तुम कहोगे जी इससे तो इंग्लिश में ही सही है ना। कुछ शब्द ऐसे भी तो हैं जो इंग्लिश में बोलने में बढ़िया लगे, तो हम लीवर ज्यादा कह रहे हैं। ठीक है, बाकी से क्या कह रहे हैं, यकृत भी कहते हैं। किडनी, इसको वक्रक नहीं कह रहे, वृक। क्या बोल रहे हो तुम, वृक कहते हैं इसको हम। ठीक है, किडनी को क्या कहते हैं, वृक। और लंग्स को क्या कहते हैं, बताओ, फेफड़े ना, फेफड़े। ठीक है, ये 4 मुख्य हैं। हाँ, फेफड़े बता रहे हो। तो यहां पर जो है 4 ये मुख्य अंग हैं। अब ये 4 मुख्य अंग है तो इनके काम भी भैया अपने अलग अलग हैं, सबके कार्य अपने अलग अलग होते हैं। अब ध्यान से सुनना, फिर से नोट नहीं करना। ये आज बेसिक क्लास है, चैप्टर कोई आपका स्टार्ट नहीं है। ठीक है, पहले आपका मैं बेस मजबूत कर रहा हूँ, उसके बाद में आगे चलेंगे। हर सब्जेक्ट में ही ऐसे करता हूँ, तुम्हें पता ही है। तो यहाँ पर जो है ये हार्ट है। हार्ट का अगर मैं कार्य पूछूं तो बताओ कार्य क्या होगा इसका? किसको पंप करवाओगे, ब्लड को। ब्लड क्या करना, पंप करना। भाई दिल पर हाथ रख के आवाज आवे ना, दुख 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 की। ठीक है, वो जो ध्वनि है उसे भी बोलते हैं हम क्या, लब डब। लब डब ध्वनि को, वो जो साउंड निकलती है। ठीक है भाई, तुम एक बात देखो, अगर कोई आदमी मृत हो जाए तो डॉक्टर आता है तो सबसे पहले क्या चेक करता है, धड़कन ही तो चेक करता है भाई, कि भाई ब्लड पंप हो रहा है या नहीं हो रहा। इससे ही तो पता चलता है। और ये जो ब्लड है, ध्यान से सुनो, ये जो ब्लड है ये कौन से ब्लड को पंप करता है, ये करता है जो प्योर ब्लड होता है। प्योर मतलब जो शुद्ध होता है उसको पंप करता है, ऐसा नहीं अशुद्ध को करेगा। ये जो बिल्कुल प्योर ब्लड होगा उसको करेगा पंप। और प्योर ब्लड कौन सा होता है, देखो ब्लड कितने प्रकार का होता है, ब्लड होता है 2 प्रकार का, ध्यान से सुनो। एक तो होता है प्योर और एक होता है इम्प्योर। ठीक है, एक तो होता है शुद्ध ब्लड और दूसरा कौन सा होता है, अशुद्ध ब्लड। ठीक है, जो शुद्ध वाला ब्लड होता है वो होता है ऑक्सीजन वाला। ध्यान से सुनना, केवल जिसके पास में ऑक्सीजन होगी, क्योंकि ऑक्सीजन ही हमारे शरीर के लिए ठीक है, वो है प्योर ब्लड। और जो इम्प्योर ब्लड है, अशुद्ध है, इसके साथ में ऑक्सीजन के साथ में CO2 भी होगी और अदर गैसेस भी हो सकती हैं। भाई तुम एक बात बताओ, ये हम जो है अपने आसपास के वातावरण से, जो हमारे आसपास का वातावरण है, हम एयर ले रहे हैं, हम ऑक्सीजन नहीं ले रहे। ये जो वायुमंडल है इसमें बहुत सारी गैसें हैं, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है, ठीक है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। अब यहां ऐसे तो है नहीं कि भाई यहां ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ले ली है, क्योंकि वातावरण दूषित तो है, कहीं कार्बन डाइऑक्साइड ले ली, सारी मिक्सी तो लेंगे, बताओ हैं। हम ऐसे भी नहीं है कि केवल कार्बन डाइऑक्साइड निकालेंगे, ऑक्सीजन ही लेंगे। आग जलाने में कौन सी गैस सहायक होती है बताओ मुझे, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन होती है ना। अब ऐसे तो है नहीं तुम जो है अपने मुंह से ही भाई ऑक्सीजन ही तो ले रहे हैं, ले थोड़ी ऑक्सीजन हम यहाँ नहीं ले रहे,
आग नहीं जल रही, थोड़ी ऑक्सीजन हिस्सा ले लो और आग जला लो, ऐसे तो नहीं है भाई, इतनी क्वांटिटी में थोड़ी ना ले रहे हैं हम, नाक से ही तो ले रहे हैं। दूसरी बात, आग बुझाने में कौन सी गैस है, कहीं ज्यादा आग लग गई और तुम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दें, अब इतनी तो क्वांटिटी नहीं है भाई आग बुझा देगी तुम्हारी नाक से आग बुझाने लगो, पता चली कुछ और ही निकल गया, ठीक है, तो ऐसे भी नहीं है। तो ये है बात। तो यहां पर जो है जो प्योर ब्लड है, जो प्योर ब्लड है वो ऑक्सीजन वाला होता है, और जो इम्प्योर ब्लड है वो ये वाला होता है, ठीक है। और ये केवल ये जो हृदय है, जो हार्ट है, वो केवल ऑक्सीजन वाले ब्लड को ही पंप करता है, इस बात का ध्यान रखना। शुद्ध ब्लड जो होता है ऑक्सीजन वाला, उसको ये क्या करता है, पंप करता है। इतनी बात समझ में आ गई, ये पूछा जाता है क्वेश्चन में, ठीक है। किस ब्लड को पंप करेगा, शुद्ध ब्लड को, ठीक है। और शुद्ध ब्लड होता कौन सा है, ऑक्सीजन वाला। और समझो और सुनो भाई, अब तुम ये बताओ इस यकृत का काम क्या है, खाना पचाना, क्या करता है, खाना पचाता है, बहुत बढ़िया, ये खाना पचाता है। क्या ये सारे खाने को पचा लेता है भाई, बताओ, जो फैटी फूड होता है हेल्प करने का काम इसका है केवल, ठीक है। अब तुम देखो यकृत का बहुत तगड़ा काम है, ये जो लीवर है ना, अगर किसी का ठप हो जाए आदमी को भूख लगनी बंद हो जाती है, और भूख लगनी बंद होगी तो यूं समझ लो उसका तो काम खत्म। फिर क्या है भाई, आदमी जो है जो कमा रहा है वो अपने पेट के लिए तो करता है, अब उसे पेट में तो भूख लग नहीं रही, तो उसे क्या एनर्जी, उसका शरीर स्वस्थ रहेगा, बताओ भाई, नहीं रहेगा ना। लीवर जो भी चीज है, कोई भी हम अगर बीमारी होगी, जैसे पीलिया है, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, पीलिया शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, लीवर को। अगर लीवर को उसने प्रभावित करा तो भूख लगनी हो जाएगी बंद, और भूख लगनी बंद तो कुछ दिन में आदमी भी बंद, नहीं है, जब भूख लगनी बंद होगी। अब बताओ, तो यहां पर जो है लीवर का बहुत मेन रोल है यहां पर। लीवर, अब तुम देखते होगे, मान लिया तुम जिम में एक्सरसाइज करने गए और तुम बिल्कुल पतले से हो, ठीक है, और लोग बाग तुम्हें देख के हंस रहे हैं, लोग यूं देख लो हैं, और तुम जो है ज्यादा डंपल या वेट मारने की कोशिश कर रहे हो, इतना वजूद नहीं है, तो तुमने वे हंसते हुए आदमी देख लिए, तुम गए जो जिम कोच है उसके पास में कि जी ये ऐसा ऐसा मामला, नहीं तो टेंशन क्यों ले रहा, एक डिब्बा ले, उसमें ही शरीर ठीक हो जाएगा, ठीक है। अब आपको सप्लीमेंट की जो एडवाइस थी वो दी गई, आपने सोचा यार सही है अपना ले लें, उसमें होता क्या है, उसमें एक्चुअल में होता क्या है, जब आप वो दवाई या टैबलेट लेनी स्टार्ट करेंगे, उसमें आपको जो है वो एक दवाई उसमें ऐसी मिक्स होती है जो आपकी लीवर की क्षमता को बढ़ाती है। सबसे बड़ी बात यह है, अगर आपके लीवर की क्षमता बढ़ेगी आपको भूख लगेगी, नहीं लगेगी, भूख ज्यादा लगेगी, तुम खाना ज्यादा खाओगे, कुछ और ज्यादा चीज खा रहे हो तो आपके शरीर पे ही तो लगेगी वो। अब शरीर पे लगेगी तो लीवर की उसने क्षमता बढ़ा दी। अब तुम एक बात बताओ, अब तो लीवर की क्षमता बढ़ा ली आपने दवाई से, बढ़ा ली दवाई से, और जब लीवर की क्षमता बढ़ेगी तो आपके शरीर की ग्रोथ भी होगी, साइज भी बढ़ेगा, बिल्कुल सिंपल सी बात है। अगर शरीर का साइज बढ़ा, अगर आपके शरीर का साइज बढ़ा, अब तुम ये एक बात बताओ, क्या परमानेंट ही वो दवाई चलती रहेगी, छोड़ोगे कभी तो, और दवाई चलते चलते आप होगे एकदम ऐसे, कैसे गुब्बारे जैसे मोटे, मतलब हेल्थ बढ़ गई आपकी, ठीक है। उसके बाद में आपने वो जो है दवाई छोड़ दी, लीवर की क्षमता जो पहले 2 रोटी पचाने की थी अब वो 1 भी ना रही, ठीक है। तो भाई लीवर की जितनी क्षमता होती है, आप हार्ड वर्क करेंगे लीवर की क्षमता बढ़ती है, आप बिल्कुल सिंपल कुछ कर ही नहीं रहे तो लीवर की क्षमता नाम मात्र के बराबर होती है। भाई बिना कुछ करे क्या भूख लगेगी ज्यादा, जो लीवर की क्षमता वही तो, अगर आप ज्यादा हार्ड वर्क करेंगे तो लीवर की क्षमता बढ़ जाती है। तो लीवर का बहुत महत्वपूर्ण रोल है ना। जो दवाई वगैरह होती है, जो दवाई से बढ़ाते हैं, तुमने देखा भी होगा, एक लीवर 52 के नाम से भी आती है, ठीक है। किसी बच्चे को भूख नहीं लगती तो डॉक्टर वगैरह लिख देते हैं उसे, ठीक है, कि भाई चलो भूख लगनी स्टार्ट हो जाएगी, जो थोड़ा बहुत, और ये सबसे जल्दी मानव शरीर का सबसे जल्दी पुनरुत्थान वाला भाग है, बहुत जल्दी से ठीक होता है बिना दवाई के ही, ये देख लो, ये बिना दवाई के ही ठीक हो जाता है। और एक बार खराब हो भी गया तो बड़ी दिक्कत भी हो जाती है इसे सही होने में, ठीक है। ये ऐसा भाग है जो खुद ही स्वयं ही पुनरुत्थान हो जाता है,
लीवर, हाँ जी, ठीक है। अब बात करते हैं किडनी की। किडनी, किडनी क्या है? किडनी का कार्य क्या है बताओ? छानना, फिल्टर करना, फिल्टर करना। ये क्या करती है? जो हमारा ब्लड होता है, ध्यान से सुनो भाई, जो हमारा ब्लड होता है, ब्लड को मूत्र में से अलग करती है, ब्लड को मूत्र में से अलग करना, मतलब एक तरीके से फिल्टर करना या छानना ब्लड को, ठीक है, छानती है। लंग्स का कार्य क्या है बताओ जरा? अब देखो इन दो में बालक बड़ा कंफ्यूज होता है जी। फेफड़ों का कार्य क्या होता है किडनी का, और लंग्स का, दोनों में क्या अंतर है? इसका कार्य केवल छानना है, छानना। और यहां पर जो है लंग्स का कार्य क्या है बताओ? अशुद्ध ब्लड को क्या करना? शुद्ध करना। अब ये शुद्ध करके किसके पास में भेजेगा? हार्ट के पास में। वही तो शुद्ध कर रहा है, वही तो पंप करेगा। 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है हृदय? तो ये 72 बार पंप ही हो रहा है हमारा, समझ गए? ब्लड क्या हो रहा है? पंप हो रहा है। 72 बार धड़कता है 1 मिनट में, और ये 1 मिनट में 72 बार हमारा जो ब्लड है वो 72 बार ही पंप होता है एक स्वस्थ मनुष्य का। अब ऐसा नहीं, कभी कभी धड़कन भी तो बढ़ जाती है भाई। 72 की जगह 100 आ गई, 106 होगी, तो तुम जरूरी थोड़ी है स्वस्थ हो गए, वो तो कुछ समय के लिए होता है ऐसा। अब यहां पर देखो, अशुद्ध ब्लड को ये क्या करता है? शुद्ध करता है। जो इसके पास में CO2 और प्लस O2 वाला, यही तो है शुद्ध। ये पास में आया तो ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो है, जो CO2 वाला है, इसको क्या करता है? शुद्ध करके ऑक्सीजन वाला बना के केवल, और ये किसके पास में भेजता है? हार्ट के पास में भेजता है। तो इन चारों का ये मेन रोल है। तुमने देखा होगा ज्यादा दवाई वगैरह खाने से या ज्यादा इन्फेक्शन हो जाने से कभी कभी किडनी भी बेकार हो जाती है। डॉक्टर बोलते हैं भाई ज्यादा दवाई खाओगे तो किडनी भी फेल हो सकती है, तो ये कारण है, ठीक है। तो ये चीज है। तो ये 4 के 4 मुख्य भाग हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपको क्लास अच्छी लगी होगी, उम्मीद है। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और जो भी आपका क्वेश्चन है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आपको जो है क्लास हमारी मिलती रहेंगी, 3 दिन बायोलॉजी की, 2 दिन हिंदी की और 1 दिन मूल विधि की। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद, जय हिंद।